जय हिंद मेरे विद्यार्थियों आज हम पढ़ेंगे सार्थक अंक के बारे में कि सार्थक अंक क्या होता है। ठीक है, देखिए जो सार्थक अंक होता है इसमें इसकी परिभाषा हमने यहाँ पे टाइम बचाने के लिए लिख दिया है। जो सार्थक अंक होता है जब किसी भौतिक राशि का क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। ठीक है, तो उस भौतिक राशि को शुद्ध रूप से व्यक्त करने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम बोल देते हैं आपका सार्थक अंक। ठीक है, तो यही परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, जब किसी भौतिक राशि क्या किया जाता है, मापन किया जाता है, मतलब भौतिक राशि को मापा जाता है। ठीक है, तो उस भौतिक राशि को हम शुद्ध रूप से व्यक्त करते हैं। क्या है कि कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है, तो उसको हमको शुद्ध करना पड़ता है। ठीक है, तो जब भी हम उस भौतिक राशि को शुद्ध रूप से व्यक्त करने के लिए जिन भी अंकों का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम बोल देते हैं सार्थक। जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि सार्थक मतलब एकदम क्लियर होना चाहिए, है ना, सार्थक होना चाहिए, तो सार्थक अंक कहते हैं। यहाँ पर सार्थक अंकों के कुछ नियम होते हैं, उन नियम के बारे में हम समझेंगे। ठीक, पहला नियम होता है सभी अशून्य अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। अशून्य अंक क्या होता है, देखिए अशून्य क्या होता है, अशून्य मतलब होता है नॉन जीरो। नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब जो जीरो ना हो, जीरो ना हो जैसे संख्या हो गया 1 2 3 4 5, ये सभी क्या कहलाते हैं, ये सभी आपके अशून्य अंक कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या बोलता है सभी अशून्य अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी आपके पास संख्या दिया हुआ है 2 3 4 5, तो इसमें बोलेगा कि इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो सभी अशून्य अंक है, कोई भी शून्य नहीं है आपके पास, तो 1 2 3 4 4 अंक टोटल ना, तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके पास 4 सार्थक अंक, 4 सार्थक अंक। तो इसमें क्या हो जाएंगे, आपके पास 4 सार्थक अंक हो गए इसमें। ठीक है, अभी मान लीजिए यहाँ पे बीच में दशमलव लगा दिया, 2.3 5 6 कुछ भी लिख दिया, तो इसमें कितने दशमलव से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें भी कितने सार्थक अंक हो जाएंगे आपके 1 2 3 4, तो इसमें भी कितने हो जाएंगे, 4 ही सार्थक अंक हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4 सार्थक अंक। ठीक है, तो बस इस चीज को ध्यान रखिएगा, दशमलव से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, और जितने भी अशून्य अंक होते हैं, जो शून्य नहीं है वो सभी कहलाते हैं आपके सार्थक अंक कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। दूसरा नियम क्या बोलता है, देखिए किसी संख्या में दशमलव का स्थान परिवर्तित कर देने पर भी सार्थक अंकों की संख्या वही रहती है। मान लीजिए कोई भी दिया हुआ एग्जाम्पल दिया हुआ, मान लीजिए 3.4 5 6 7, तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं, 5 सार्थक अंक है। कितने हैं, 5 आपके पास इसमें सार्थक अंक हैं। ठीक है, अब देखिए अगर दशमलव का स्थान परिवर्तित कर दें, अगर इसको ऐसे लिख दें 3 4 5 दशमलव 6 7, इसको अगर ऐसे लिख दें तो दशमलव का स्थान हमने अभी यहाँ पे दशमलव था, अब हमने यहाँ पे दशमलव लगा दिया, तो इससे सार्थक अंकों की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ भी कितने सार्थक अंक होंगे, सेम टू सेम उतना ही रहेगा, 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, तो इसमें भी कितने हो जाएंगे, इसमें भी 5 ही होंगे, दशमलव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें कितनी हो जाएंगे आपके 5 सार्थक अंक। तो इस प्रकार हम किसी भी संख्या में सार्थक अंकों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे नियम हैं, उनको हम आगे सीखते हैं। तो विद्यार्थियों अब हम सार्थक अंकों के कुछ और नियम पर चर्चा करते हैं। ठीक है, हमारा पास तीसरा नियम जो बोलता है अशून्य अंक के मध्य के सभी शून्य, अशून्य अंक के मध्य के। अशून्य अंक क्या होता है, जो भी शून्य ना हो, दैट इज 2 3 4 5 1 से कोई भी संख्या हो सकती है, वो क्या कहलाती है, आपकी अशून्य अंक कहलाती है। ठीक है, तो बोल रहा अशून्य अंक के मध्य के सभी शून्य, जैसे लिखा हुआ है आपके पास 2 0 0 3, तो इसमें कितने सभी शून्य क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, जैसे दो अशून्य अंक के मध्य में जितने भी शून्य आएंगे उनको भी सार्थक अंकों की संख्या में गिना जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितने सार्थक सार्थक अंक हो गए आपके 1 2 3 4, तो इसमें कितने हो गए आपके 4 सार्थक अंक, इस प्रकार से। ठीक है, और मान लीजिए बीच में दशमलव लगा हुआ है, 2 0 0 3 0 4 ऐसे लिखा हुआ, तो दशमलव से कोई फर्क नहीं पड़ता, अशून्य अंक के बीच के जितने भी जीरो है उनको भी सार्थक अंकों में क्या हो जाएगा, गिना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो कितने हो जाएंगे आपके पास इस संख्या में 5 सार्थक अंक होंगे, 5 सार्थक अंक होंगे। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं आपका नियम संख्या 3 को। ठीक है, अब हम चलते हैं नियम संख्या 4 को समझने के लिए। देखिए हमारे पास नियम संख्या 4 क्या दी हुई, यदि किसी संख्या में दशमलव है, मान लीजिए कोई भी संख्या दी हुई इसमें दशमलव लगा हुआ है, ठीक है, तो सभी अशून्य, अशून्य मतलब जो जीरो ना हो, कोई भी संख्या हो सकती है, तो सभी अशून्य के दाईं ओर के शून्य सार्थक अंक होते हैं। कैसे एग्जांपल समझते हैं इस चीज को, पास क्या दिया हुआ है, देखिए संख्या में दशमलव है, मान लीजिए कोई संख्या लिखा हुआ है 2 3 4 5, ठीक है, तो सभी अशून्य के दाईं ओर के शून्य सार्थक अंक होते हैं। मान लीजिए ये ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं 2000, और यहाँ पे मान लीजिए क्या लगा दिया है, दशमलव लगा दिया है आपका। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए लिख दिया है 4, तो इसमें कितने सार्थक होंगे ये बताना है। यदि किसी संख्या में दशमलव है, यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, ठीक है, तो सभी अशून्य के, अशून्य ये अशून्य हो गया आपका,
कोई भी शून्य ना हो जो तो क्या कहलाता है, अशून्य कहलाता है। ये भी अशून्य है आपका, ठीक है। तभी अशून्य के दाईं ओर के शून्य, तो ये अशून्य हो गया, इसके दाईं ओर के क्या शून्य, दाईं ओर के शून्य सार्थक अंक होते हैं। तो इनको इन जीरो को क्या है सार्थक अंकों में गिना जाएगा, ठीक है। अगर ये अशून्य के दाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंकों में गिना जाएगा अगर दशमलव लगा है तो, ठीक है। तो यहाँ पे कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 5 सार्थक अंक हो जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो ये आगे क्या बोलता है, यदि दशमलव ना हो तो शून्य सार्थक अंक नहीं होते। मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है आपके पास, केवल ऐसे लिखा हुआ है 3000, तो इसमें बोल रहा है कि इसमें सार्थक अंकों की संख्या बताइए। देखिए इसमें कहीं भी दशमलव नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है ना, तो इसमें केवल ये भर सार्थक अंक होगा। तो केवल कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, केवल एक सार्थक अंक होगा इसमें, ठीक है, सार्थक अंक। अगर यही इसमें केवल एक सार्थक अंक हो, क्योंकि इसमें कहीं पर भी दशमलव नहीं लगा, अशून्य अंक के इधर कहीं पर भी दाएं साइड कहीं भी दशमलव नहीं लगा, इसलिए कितना हो जाएगा, एक सार्थक अंक होगा, ठीक है। यदि मान लीजिए ऐसा लिखा होता 300 और ये पॉइंट, अगर अशून्य अंक के इधर दाएं साइड क्या बोला है, दशमलव अगर लगा हो, तो दाएं साइड मान लीजिए यहाँ पे दशमलव लगा है, तो इन शून्यों को भी सार्थक अंकों में आपका गिना जाएगा। इसमें सार्थक अंकों में नहीं गिना जाएगा क्योंकि दशमलव कहीं पर भी नहीं लगा है, ठीक है। इसमें दशमलव यहाँ पे लगा हुआ है ना, इसलिए इन शून्यों को भी सार्थक अंकों में आपका गिना जाएगा। तो कितने सार्थक अंक हो जाएंगे इसमें, 1 2 3 4, इसमें हो जाएंगे आपके पास 4 सार्थक अंक, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है, अगर किसी अशून्य अंक के दाईं ओर दशमलव है तो वो उसके जो जीरो है उसको भी सार्थक अंकों में गिना जाएगा। यदि दशमलव नहीं लगा है, किसी अशून्य अंक के दाईं ओर कहीं पर भी दशमलव नहीं लगा है, तो उसके बाद आने वाले शून्यों को क्या हो जाएगा, आपके सार्थक अंकों में नहीं गिना जाएगा। इसमें केवल एक सार्थक अंक है, 3 बार तो केवल एक सार्थक अंक हो जाएगा। इसमें अगर दशमलव लगा हुआ है तो ये शून्य भी सार्थक अंकों में गिना जाएगा। तो आपको 1 2 3 4 सार्थक अंक, टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास, 4 सार्थक अंक हो जाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नियम की तरफ। तो विद्यार्थियों अब हम कुछ और नियम पर चर्चा करते हैं, ठीक है। हमारे पास पांचवा नियम है, ये क्या बोलता है, किसी संख्या में 10 की घातों को सार्थक अंकों में क्या होता है, नहीं गिना जाता, ठीक है। जैसे ये 10 की घात ये लिखा हुआ है, 5 10 की घात 9 10 की घात 6 लिखा हुआ है, तो इनको सार्थक अंकों में नहीं गिना जाएगा, ठीक है। तो इस पूरी संख्या में सार्थक अंकों की अगर संख्या देखी जाए तो कितनी सार्थक अंक होंगे, तो दशमलव के बाद अगर जीरो हो तो उसको गिना जाता है, तो कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, तो 1 2 3 हो जाएंगे, 1 2 और 3 सार्थक अंक। तो इसमें कितने हो जाएंगे आपके पास, 3 सार्थक अंक हो जाएंगे, ठीक है। इस 10 की घातों से इसके सार्थक अंकों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 1 2 3 सार्थक अंक हो जाएंगे, इसका कोई लेना देना नहीं। तो इसमें भी कितने हो जाएंगे आपके पास, 3 सार्थक अंक हो जाएंगे, ठीक है। इसमें देखिए कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, एक दशमलव के बाद जीरो का मतलब होता है, ठीक है। तो 1 2 3 4, इसमें 4 सार्थक अंक हो जाएंगे, इसका कोई लेना देना नहीं। इसमें कितने हो जाएंगे आपके पास, 4 सार्थक अंक हो जाएंगे इसका, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर देखिए मात्रक बदल जाने से भी सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। मान लीजिए इसका मात्रक कितना है, इसका मात्रक आपका मीटर है, इसमें मात्रक आपका सेंटीमीटर है, उसमें मात्रक आपका मिलीमीटर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। मान लीजिए इतना मीटर लिखा हुआ है, 0.0432 मीटर, इस मीटर को हमको सेंटीमीटर बदलने के लिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। इसमें अगर हम 100 का गुणा करेंगे तो 100 में कितने जीरो है, 2 जीरो है ना, तो ये दशमलव 2 अंक आगे खिसक के यहाँ पे चला जाएगा, 4.32 हो जाएगा, तो सेंटीमीटर बदल जाएगा। और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। तो इसमें अगर 10 का गुणा कर देंगे तो दशमलव 1 अंक आगे यहाँ खिसक के चला जाएगा, तो 43.2 मिलीमीटर हो जाएगा। लेकिन तीनों में सार्थक अंकों की संख्या सेम रहेगी, ठीक है। कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, इसमें 3 सार्थक अंक है, 3 3, तो इन सभी में क्या हो जाएंगे, 3 सार्थक अंक होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार मात्रक बदल जाने से सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नियम की तरफ। तो विद्यार्थियों हम सार्थक अंकों की सूची में लास्ट नियम पर चलते हैं, ठीक। हमारा लास्ट नियम क्या दिया हुआ है, अशून्य अंक के पहले के शून्य सार्थक अंक नहीं होते। अशून्य अंक मतलब कोई भी संख्या हो सकती है शून्य को छोड़कर, ठीक है। तो अशून्य अंक के पहले के शून्य, ये आपका अशून्य अंक है, तो इसके पहले के शून्य सार्थक अंकों में नहीं गिना जाएगा, ठीक है। तो इसमें केवल कितने सार्थक अंक है, केवल एक सार्थक अंक होगा, इसमें केवल क्या होगा, केवल एक सार्थक अंक होगा, ठीक है, केवल एक सार्थक अंक होगा, ठीक है। इसमें देखिए ये अशून्य अंक है, अशून्य अंक के पहले के शून्य सार्थक अंकों में नहीं गिना जाएगा, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, केवल एक सार्थक अंक आपके पास 2 बचा, कितना बचा, ये 2। तो इसमें क्या हो जाएगा, केवल एक सार्थक अंक इसमें भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केवल एक
सार्थक अंक, केवल एक सार्थक अंक हो जाएगा इसमें भी, ठीक है। इसमें देखिए अशून्य अंक के पहले के शून्य सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता, लेकिन अशून्य अंक के बाद के शून्यों को सार्थक अंक में गिना जाता है, ठीक है। तो उसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे आपके पास, 1 2 3, टोटल 3 सार्थक अंक हो जाएंगे। इसमें कितने हो जाएंगे आपके पास, 3 सार्थक अंक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे हमने सार्थक अंकों के आपके 6 नियम पढ़े। इन्हीं 6 नियमों पर आधारित आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इन 6 नियमों को आप बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, इन चीजों को, और नियम को अपने दिमाग में कर लीजिए, फीड कर लीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं आखिरी पार्ट की तरफ। आपका आखिरी है द्विमीय विश्लेषण की सीमाएं, उनके बारे में पढ़ते हैं हम, ठीक है। द्विमीय विश्लेषण, तो विद्यार्थियों अब हम सीखते हैं आपका विमीय विश्लेषण की सीमाएं। विमीय विश्लेषण की सीमाएं क्या क्या होती है, दैट की लिमिटेशन, मतलब उन पर ही लागू होता है, केवल कुछ नियम है उन पर ही लागू होता है विमीय विश्लेषण, बाकी पर नियम नहीं होता है, ठीक है। तो उन्हीं की लिमिटेशन हम जानेंगे, सीमाएं क्या क्या होती है, ठीक है। देखिए इस विधि से त्रिकोणमितीय और लघुगणकीय आदि पदों वाले समीकरण को ज्ञात नहीं किया जा सकता। त्रिकोणमिति मतलब साइन कॉस थीटा, साइन कॉस टेन कॉस एक कॉट, इन सब के को हम क्या कर सकते हैं, इसके विमीय विश्लेषण से ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। और ना ही लॉग वाले, लघुगणकीय मतलब लॉग वाले जो भी आपके पास समीकरण दिए रहते हैं उनको हम इस विधि से, जो विमीय विश्लेषण विधि से, उसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्या दिया हुआ है कि इस विधि द्वारा ऐसे समीकरण ज्ञात नहीं किए जा सकते। कैसे समीकरण नहीं ज्ञात किए जा सकते, जिनमें एक से अधिक राशियों का योग, एक से अधिक राशि मतलब सेम राशि ना हो, अलग अलग टाइप की राशियां हो, उनका योग और अंतर किया जाता है, उनको हम विमीय विश्लेषण विधि से ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरा क्या हमारे पास, इस विधि से हम नहीं जान पाते कि राशि सदिश है या अदिश, कोई भी राशि सदिश है या अदिश है, इस चीज की जानकारी भी हम विमीय विश्लेषण विधि का प्रयोग करके नहीं यूज कर सकते, बीमा का प्रयोग करके नहीं ज्ञात किया जा सकता, ठीक है। अगला क्या है, जो आपका लिमिटेशन है, जो आपका सीमाएं है, वो उसमें क्या बोलता है कि जो स्थिरांक, जो भी स्थिरांक दिया रहेगा बीमाहीन होते हैं, उनको विमीय समीकरण द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। बीमाहीन मतलब जिसकी कोई बीमा नहीं होती, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं ना ML T-2, ऐसा कुछ लिखते हैं, जैसे ये बल का हो गया आपका विमीय सूत्र। तो जिनकी बीमा नहीं होती, क्या बोलती है, वे स्थिरांक जो बीमाहीन होते हैं, मतलब जिनकी बीमा नहीं होती, जैसे आपका विकृति हो गया, ठीक है। विकृत, इसकी कोई बीमा नहीं होती, ठीक है। तो जो बीमाहीन, ये विकृत क्या है, आपके पास बीमाहीन है या इसकी कोई बीमा नहीं है, ठीक है। तो उनको विमीय समीकरण द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो इनका जो विकृत का विमीय समीकरण द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता विकृत को, ठीक है। तो इस प्रकार हमने ये लिमिटेशन है, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 1 समाप्त होता है, ठीक है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे चैप्टर 2, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।